जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू वाला क्लास, जिसमें कि अपने लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एकदम वीवीआई सवाल होता है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आते ही रहता है और बार बार इसको रिपीट करते रहता है। तो चलिए बिना देर किए हुए ही इसको स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू वाला क्लास को। तो पहला सवाल है आपके सामने में कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या है ऑप्शन? पहला है आपका लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है उसके बाद इसमें से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो क्रांति हुआ था, तो उस समय जो थे कौन थे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए इसको हम कैसे याद किए थे, तो सोचे थे ना ये 1857 का क्रांति बहुत बड़ा क्रांति था। तो देखिए कैनिंग, तो कैनिंग थोड़ा कानने जैसा नहीं लग रहा है, कानने लगा कि नहीं मेरे ही समय में हो गया 1857 का क्रांति। तो इस तरह से हम इसको याद किए थे। तो आप भी इसको याद रख सकते हैं। पहला कौन था, तो यानी कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में, तो उसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए कह रहा है सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 के दौरान जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, वो जो थे यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेकर के 1862 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और 1858 में विद्रोह के बाद वे भारत के पहले वायसराय बने। यानी कि देखिए गवर्नर जनरल थे और 1857 के बाद जो क्रांति हो गया था 1858 में जो है यही लॉर्ड कैनिंगे जो है सो पहले वायसराय बने। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि पहले वायसराय कौन थे, तो यही लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इनका बारे में देख लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो 1886 से 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखते हैं। उनका कार्यकाल जो है सो 1856 में ही समाप्त हो गया था और उन्होंने यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है सो 1856 में भी ही जो है सो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसका आंसर याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट सवाल पे अब चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर दूसरा में कह रहा है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया। ठीक है, किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया। यही ना कहे थे कि ये जो चेरी जो है मेरे मुंह में आके गिरा था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। यानी कि अवध को कहा चेरी, या ग्वालियर साम्राज्य को कहा, या विजयनगर साम्राज्य को, इसमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मतलब कहते हैं ना डलहौजी, तो थोड़ा सा लगा ढल्ला, तो ढल्ला की तरह काम करता था। तो क्या कहते चेरी कह रहा, बताइए, है ना। किसको कह रहा था? तो अवध को कह रहा था चेरी, कह रहा था कि मेरे मुंह में आके गिरेगा, है अटबो करेगा इसके मुंह में। तो वही कह रहा था। तो कोई साम्राज्य को कह रहा था चेरी, तो अवध साम्राज्य को। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। तो कह रहा है ना, देखिए लॉर्ड डलहौजी यानी कि ढल्ला वाला काम करता था, कह रहा था कि अवध जो है सो इसी को चेरी का नाम दिया था लॉर्ड डलहौजी ने, अवध साम्राज्य को। और वही कह रहा था, देखिए कैसन बात बोलता है, कह रहा था कि वह
है ना, कह रहा था एक दिन यह चेरी, चेरी जो होता है वो मतलब फल होता है, अंगूर के तरह का फल होता है, कह रहा उसके मुंह में आके गिरेगा। इसका मतलब क्या कर रहा था, ढल्ला वाला बात बोल रहा था, लेकिन देखिए क्या कर रहा था, जिसका अर्थ था वो कह रहा था ये जो अवध साम्राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में आके मिल जाएगा। यहाँ पे नक्शा में देख सकते हैं, यहाँ पे अवध साम्राज्य था, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था। ठीक है, तो याद रहेगा। तो अवध को कहता था चेरी, कौन कहता था, ढल्ला, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में, तीसरा नंबर सवाल कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है, कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन स्थित महल को विरोध करने का शुरू किया। ठीक है, वो कहा था कि कानपुर में जो शासन चल रहा है उसको जो है ना सो हम विरोध करेंगे। कहाँ, जहाँ नाना साहब इसके है ना इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग करते थे, यानी कि कौन सा एक जगह था, कौन सा एक महल था जहाँ पे नाना साहब जो है ना उसको मुख्यालय के रूप में यूज करते थे। ठीक है, चलिए इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन स्थित महल को विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन को। यानी कि वो कौन सा जगह है, कौन सा महल है जहाँ नाना साहब जो है ना उसको अपना मुख्यालय के रूप में यूज किया, कि यहाँ से जो है ना सो हम जो है सो अंग्रेज का विरोध करेंगे। तो मेन मुख्यालय वही था, सबसे चीज़ वहीं पे ज़्यादा चीज़ होता था, घटना होता था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए बिट्ठूर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर डिटेल में देखते हैं। कर है ना, देखिए अब यहाँ पे समझ में आएगा, वहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था। करा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध किया था। कौन सा क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध किया था, जहां नाना साहब के बिठूर स्थित महल को मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी कि बिठूर जो है कानपुरे में था, बिठूर को महल को जो है सो मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन, ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है आपका चौथा नंबर। यहाँ पे सवाल है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। यानी कि सहायक संधि जो आया था, कौन लाया था सहायक संधि, पता है, वेलेजली। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा भी हुआ है, सहायक संधि लाए थे लॉर्ड वेलेजली। तो ये जो लाए थे तो कौन सबसे पहले स्वीकार किया था। ठीक है, पहला भारतीय, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, या पंजाब के दिलीप सिंह, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम जो है से इसको अपने से खुद से स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। कर है ना, देखिए सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। उन्होंने कब, तो 1798 में, 1798 में लॉर्ड वेलेजली के साथ यह संधि की थी। सबसे पहले हैदराबाद किया था 1798 में, डेट याद कीजिए। तो ठीक है, तो बात समझ में आया। संधि, तो संधि का शर्त क्या था, यानी कि क्या क्या बात माना, कुछ अंग्रेज माना होगा, कुछ ये हैदराबाद के निज़ाम माने होंगे। तो देखिए क्या था इस संधि में, कह रहा है इस प्रणाली के तहत भारतीय शासक को कुछ शर्त स्वीकार करना पड़ता था। ठीक है, कुछ शर्त स्वीकार करना पड़ता था, यानी कि भारतीय शासक को। तो क्या शर्त था वो, पहला है, कहा अंग्रेज उसके बाहरी आंतरिक खतरों की रक्षा करेंगे। यानी कि जो राजा जो है ना, जो अंग्रेज का जो स्वीकार करेगा, तो अंग्रेज जो है सो उसका रक्षा करेगा। ठीक है, बाहरी और आंतरिक से। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा नंबर में कह रहा है
उसके क्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना तैनात की जाएगी, यानी कि जो राजा स्वीकार करेगा उसके क्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना स्वीकार की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसी से रिलेटेड है। कह रहा है शासक को इस सेना का खर्च वहन करना पड़ेगा, यानी कि सेना तो रहेगा ब्रिटिश का, और लेकिन उसका खर्च कौन देगा? वहाँ का राजा, जो यानी कि ये संधि जो है स्वीकार करेगा, सहायक संधि। ठीक है, तो राजा सबको भी लगते रहता था कि चलो अच्छा चीज़ है, तो कर लेते थे, तो कर लिया था ये। और चौथा नंबर में क्या कर रहा? अन्य शासकों के साथ समझौता। ये जो राजा जो है, अब ये स्वतंत्र राजा नहीं रहेगा, ये दूसरे राजा से जो है सो अब ये अपने मन से नहीं जा कर के कोई संधि या कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले इसको अंग्रेज से जो है उसको परमिशन लेना पड़ता है। वही करा ना, अन्य शासकों के साथ समझौता या युद्ध में शामिल होने के लिए अंग्रेज की अनुमति की आवश्यकता होती थी। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए राजा का पावर जो है सो सीमित हो गया, एक तरह से सहायक संधि कर करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कौन कौन राज्य थे। तो देखिए सबसे पहले नाम आया ना हैदराबाद। हैदराबाद 1798 में, उसके बाद कैमूर आया, है ना, कैमूर नहीं है, मैसूर। मैसूर आया 1799 में। उसके बाद तंजौर भी उसके साथे साथे 1799। यही अवध, इसी को ना करा था कि अंगूर है गिर जाएगा मेरे मुंह में, करा अवध 1801 में। पेशवा 1802 में। भोसले 1803 में। सिंधिया 1804 में। एक लाइने से। चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना था उसका नेतृत्व कौन किया था? युद्ध तो हुआ था ना, देखिए यही हुरार है ना। तो कौन कौन किया था नेतृत्व? यहाँ पे है चार्ल्स बाजे, उसके बाद है विलियम वे बैविंगटन, उसके बाद है रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद जो है सो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने में ऑप्शन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यही है हुरार रॉबर्ट क्लाइव, है ना। कैसा लग रहा है? चलिए तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्लासी का युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए यहाँ पे दिले है रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व किया था। सवाल पूछेगा कि प्लासी का युद्ध का डेट कितना था? तो 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। तो यानी कि एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे तरफ कौन था? तो ये बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जिसमें ये सिराजुद्दौला हार गए और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। ठीक है, तो इसमें और भी डिटेल में जानकारी दिया हुआ है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको यहाँ पे से पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया? तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया? तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, 1750, 1770, 1785, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। एक्चुअली में ऑप्शन तो तीनों गो है, दोनों तो काटने छाटने वाला है। तो देखिए आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 1785। 1785 में जो है सो तिलका मांझी को फांसी की सजा दिया गया था। तो चलिए इसका और डिटेल में आंसर देख लेते हैं। कह रहा है तिलका मांझी एक प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1785 में अंग्रेजों द्वारा धोखे से गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज है हुरार, धोखे करवे करेगा और सही से तो कुछ कर नहीं सकता है, धोखा ही कर सकता है। तो है ना, गिरफ्तार कर लिया और उसे भागलपुर में फांसी दे दिया गया। किसको? तो तिलका मांझी को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला कर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1899 को।
ठीक है। 24 दिसंबर 1899 को देख सकते हैं यहाँ पे बिरसा मुंडा का फोटो है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। वही कर रहा है बिरसा मुंडा 14 दिसंबर 1899 को जो है ईसाई मशीनरियों और पुलिस थानों पर हमला कर दिया, जो उलगुलान विद्रोह का शुरुआत था। उलगुलान विद्रोह मतलब क्या होता है? महान विद्रोह, महान क्रांति। ठीक है। तो अब नया सवाल, अगला सवाल पे चलते हैं ना, नया सवाल माने कि अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पहला संथाली जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हथियार उठाया था, यानी कि पहला संथाली जो है सो कौन था जो अंग्रेज पर हथियार उठाया था? तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सिद्धो, कान्हू, तिलका मांझी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिलका मांझी। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दिले है कह रहा है, पहला संथाली जिन्होंने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वह तिलका मांझी थे, और उन्होंने यानी कि तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 को देखिए, कह रहा है चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, चुआड़ विद्रोह। तो ऑप्शन है आपके सामने में 1771, 1772, 1871। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1771 में। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। चुआड़ विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 1771 में। हालांकि यह विद्रोह अलग अलग चरण तक चला था, और कब तक चला था? तो 1809 तक चला था, लेकिन इसका पहला चरण जो है 1771 में ही हुआ था। ठीक है। और चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो रघुनाथ मेहता ने, है ना, महतो ने किया था, रघुनाथ महतो ने। चलिए नेक्स्ट सवाल पे अब चलते हैं। तो अब आज का लास्ट सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल है आपका कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ठीक है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो देखिए आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, मंगल पांडे, जतरा भगत, उसके बाद है गुडाधुर, उसके बाद एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुडाधुर। ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो कह रहा है बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, उसमें बिंदु छूट गया था, गुंडाधुर होगा। कह रहा है प्रमुख भूमिका थी। तो वह 1910 के भूमकाल विद्रोह का नेता थे। ठीक है, भूमकाल विद्रोह के नेता थे, जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया था। तो कौन थे इसका याद रखिएगा, गुंडाधुर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हो गया। और यहाँ पे कुछ विद्रोह का नाम दे दिले है, उसका नेतृत्व करता है। तो चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तब भूषण सिंह। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तब भवानी चरण पाठक और द्विरजी नारायण। ठीक है। उसके बाद संथाल विद्रोह है, तो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? तो सिद्धो और कान्हो। उसके बाद है मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? अली मुसलियार। तो याद रखिएगा मोपला मुसलियार। उसके बाद जो है कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह का उनके थे नेतृत्व बुद्धो भगत। उसके बाद है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो गंगा नारायण सिंह ने किए थे। ठीक है। उसके बाद है भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो सेवाराम ने किए थे। उसके बाद लास्ट में है खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो तीरथ सिंह ने किए थे। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो तीरथ सिंह ने किए थे। तो हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगा हो तो कमेंट में प्लीज़ उसका सजेशन दीजिएगा कि इसमें और क्या इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है इम्प्रूव करके लाया जाएगा। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।